वर्ष 1976। उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी। इसी वर्ष 42वें संशोधन के जरिए संविधान की प्रस्तावना में सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया गया। इसके साथ सेक्युलर शब्द भी जोड़ दिया गया। ये 1975 और 1977 के बीच तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान का कालखंड था। इसमें दो सवाल है कि ये शब्द जोड़े गए प्रियम्बल में और समाजवाद भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या है। जहाँ तक इन दो शब्दों का सवाल है तो क्या 1976 से पहले भारत सेकुलर नहीं था? क्या 1976 से पहले सोशलिज्म की जो व्यवस्था की हम कल्पना करते हैं वो नहीं थी? पहली बात तो हमें इसके पीछे लोकतंत्र में आप राजनीति को इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, हर चीज़ को लगभग प्रभावित करती है। राजतंत्र में ऐसा नहीं होता है। आदर्श राजतंत्र में एक कुल गुरु होता है, उसके हाथ में बागडोर होती है। आपने देखा होगा शिवाजी के समय में भी उनके गुरु जो कहते थे अंतिम उन्हीं की बात मानी जाती थी। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में पॉपुलस डेमोक्रेसी जो है उसको हम फॉलो करते हैं कि जनता किसको पसंद करती है, क्या चाहती है। तो इसीलिए लोकतंत्र का एक मेरे हिसाब से जिसको मैं बार बार कहता हूँ कि एक कमी ये भी है कि वो बेस्ट को नहीं चुनती है हर बार, तो उसका खामियाजा लोकतंत्र को भुगतना पड़ता है। तो ये समाजवाद और सेकुलरिज्म की बात थी, तो 1976 में आपने जोड़ दिया उसको। तो बिना यूसीसी के सेकुलरिज्म हो कैसे सकता है? आज वही लोग यूसीसी पर विरोध जता रहे हैं। आपने गौर किया होगा, जिन्होंने सेकुलरिज्म का अपने को क्रेडिट लिया था वो लोग आज की तारीख में यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। दोनों कंट्राडिक्शंस हैं, वो नहीं हो सकता है। तो मेरे ख्याल से वो शब्द छुपा हुआ था। आप उसको रीडिंग करेंगे अगर संविधान को तो आपको पूरी तरह से उसका सेकुलर चेहरा भी दिख जाएगा। 389 लोगों ने मिलकर के संविधान की रचना की थी और वो सब के सब अपने क्षेत्र के विद्वान लोग थे। उन्होंने इसकी रचना की थी। तो संविधान हमारे लिए एक पुस्तक नहीं है, एक किताब नहीं है जैसे कई देशों में किताब की तरह इस्तेमाल होता है। हमारे लिए फिलॉसफी है, जिसको अंग्रेजी में कई बार यूज करते हैं ना किसी अच्छी किताब के लिए, बाइबल है। तो वो हमारे लिए वो है। तो उसको अब समझने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इतने मैच्योर हो गए अब इतने सालों में, तो संविधान को समझने की ज़रूरत है। तो वो जोड़ा गया। मैंने बताया कि लोकतंत्र में राजनीति का बहुत मायने रहता है। कई बार शासन प्रशासन अपने ऊपर से ध्यान हटाने के लिए कुछ ऐसा करती है जो जिसको कह सकते हैं अस्तित्वहीन समस्या की तरफ भी ले जाती है और लोग उसके हल में चले जाते हैं, ढूंढने में चले जाते हैं, जो कि मिलता नहीं है। तो मुझे लगता है उस समय की जो सरकार थी इतनी इनफेमस हो गई थी। इमरजेंसी लगना अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लोकतंत्र पे। तो उन सब चीज़ों पर से ध्यान हटाने के लिए उस समय की सरकार को इस तरह के कार्य करने पड़े। आपने देखा होगा बाद में 44 संशोधन के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को हटाया भी गया। अगर आदर्श स्थिति होती तो ऐसा नहीं होता। तो वो अपने बचाव के लिए किया गया था, इसलिए उसका परिभाषा देना और क्या परिभाषा हो सकता है उसको करने की बात आई थी। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा उसका महत्व नहीं था, केवल पॉलिटिकल उसका इशू था। वो भी अधूरा था क्योंकि अभी तक हम यूसीसी लागू नहीं कर पाए। उसी संविधान में आर्टिकल 44 में इस बात का जिक्र है कि हमें यूसीसी लागू करना है। वो संविधान सभा ने इसको दिया हुआ है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसमें जिक्र है। तो वहाँ तो हम भागते हैं। तो जब तक चीज़ों को इन टोटल में नहीं देखेंगे, क्योंकि देश अब उस तरफ जा चुका है जहाँ पे आपको चीज़ों को इन टोटल में देखना पड़ेगा। 2047 तक अगर विकसित भारत की आप बात कर रहे हैं ना, इन सब चीज़ों का निराकरण भी करना पड़ेगा और इन सब चीज़ों को बिना दबाव के, बिना गुटों के दबाव के आपको हल की तरफ निकलना पड़ेगा। 42वें संशोधन से पहले संविधान की प्रस्तावना में सोवर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिखा था। बाद में इसे सोवर्न सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कर दिया गया। संविधान की प्रस्तावना में सोशलिस्ट शब्द सामाजिक समानता को सुनिश्चित करता है। ये सुनिश्चित करता है कि हमारे देश में जाति, रंग, पंथ, लिंग, धर्म और भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। संविधान का अनुच्छेद 38, 39, 41, 42, 43, 43A और अनुच्छेद 47 समाजवाद की व्याख्या करते हैं। भारतीय संविधान में सोशलिस्ट शब्द
एक ऐसे समाज के निर्माण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है जहां कम से कम आर्थिक विषमता हो और समाज कल्याण सबसे बड़ी प्राथमिकता हो। ये शब्द देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए नीतियों के निर्माण को सुनिश्चित करता है। समाजवादी असर वाले फैसलों की बात की जाए तो 1976 में तत्कालीन सरकार के फैसलों पर समाजवाद की छाप साफ दिखाई देती है। इन फैसलों में बैंकों और इंश्योरेंस का राष्ट्रीयकरण, आयात निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण, अनाज को पब्लिक में बांटना, आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना, अर्बन इनकम और प्रॉपर्टी पर लगाम, लैंड रिफॉर्म और प्रीवी पर्स जैसी चीजें खत्म करना शामिल है। 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगाई गई। कहा जाता है कि इसी गुस्से को काउंटर करने के लिए 42वां संविधान संशोधन हुआ। इसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द जोड़ दिए गए। बहुत से लोग इसे तत्कालीन सरकार का राजनीतिक फैसला बताते हैं। हालांकि इन सब का बहुत फायदा नहीं हुआ। इसके बाद ग्लोबलाइजेशन का दौर आया और समाजवाद प्राथमिकताओं से गौण होता चला गया। अगर आप इसको भारत के संदर्भ में देखना चाहते हैं, आधुनिक भारत के संदर्भ में देखना चाहते हैं, तो गांधी जी का दर्शन, बाद में राम मनोहर लोहिया जी और दीनदयाल जी का दर्शन, इन तीनों को अगर आप पढ़ेंगे तो एक शब्द आपको निचोड़ के तौर पर निकल के आएगा, अंत्योदय। ये शब्द भारत के समाजवाद को, या मैं समझता हूँ पूरी दुनिया के समाजवाद को परिभाषित करता है कि पंक्ति में जो सबसे अंत में खड़ा है उस व्यक्ति के बारे में सोचना, उसकी स्थिति को, उसकी परिस्थिति को बाकी लोगों के समकक्ष लाने का प्रयास करना, उनको हक दिलाना। ये समाजवाद तभी सफल होगा जब इसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे, जो अभी तक बहुत अधिक हम बढ़ नहीं पाए। अभी भी चीज़ें वर्गों में विभाजित हैं। वो वर्ग किसी भी तरह का हो सकता है, आर्थिक भी है, सामाजिक भी है, राजनीतिक भी है, देश विदेश के भी कई सारे इस तरह के गुट बने हुए हैं, उससे हम प्रभावित हो रहे हैं। तो इसको देखना पड़ेगा कि समाजवाद की अभी पूरी तरह से पार्टियां तो बन गई है उस नाम पे, लेकिन वो पार्टियां खुद ही समाजवाद को नहीं समझ पा रही हैं। जो उनके लीडर्स होते हैं वो खुद ही अपने लिए सारा कुछ, जबकि समाज में लोहिया ने तो एक शब्द कहा था कि जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। वो बड़ा दुखी मुझे लगता है कि होकर के उन्होंने कहा होगा कि जब आप उसको राइट दे ही नहीं पा रहे हो। लेकिन इस सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि 80 करोड़ लोगों को, उसमें 2-4-10% अपवाद हो सकते हैं इतने बड़े देश में, कि जो लगता है लोगों को कि वो भी उठा रहा है उसका लाभ, वो बहुत थोड़ा सा वर्ग होगा। लेकिन लगभग 80 करोड़ लोगों के घरों में आप कहेंगे तो सरकार ने वास्तव में समाजवाद की तरफ उनको सोचने के लिए एक मिनिमम जो आवश्यकता है उसके लिए जगह दे दी है। और वो कम से कम आप गौर करेंगे, आपको रेलवे स्टेशन पे अब कोई भीख मांगता हुआ शायद ही कहीं दिखेगा। आप जयपुर से, दिल्ली से पटना तक जाएं तो आपको, मैं अभी पिछले सप्ताह गया था तो मुझे एक बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ कि कहीं भी कोई मुझे, अभी 7 दिन पहले की बात है, जयपुर से लेकर के पटना तक किसी स्टेशन पे कोई भीख मांगते हुए नहीं दिखा। पिछले 10 साल में पहली बार ऐसा मैंने महसूस किया है। तो ये मुझे लगता है कि सरकार के कदमों का एक बहुत सकारात्मक असर है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये शब्द जुड़ने से पहले संविधान सोशलिस्ट और सेक्युलर नहीं था। संविधान सभा में इस शब्द पर खूब बहस हुई। प्रोफेसर के.टी. शाह सेक्युलर, फेडरलिस्ट और सोशलिस्ट जैसे शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ने के पैरोकार थे। हालांकि सबकी सहमति इस बात पर थी कि भारत एक सेक्युलर देश होगा। सोशलिस्ट शब्द पर आम राय नहीं थी, लिहाजा इन शब्दों को प्रस्तावना में नहीं रखा गया। राष्ट्र की पहचान और भविष्य की दिशा के बारे में गहन चर्चा और बहस भारत के संविधान के निर्माण की आधारशिला थी। ऐसी ही एक बहस संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को शामिल करने को लेकर हुई थी। प्रोफेसर के.टी. शाह ने 15 नवंबर 1948 को भारतीय संविधान के ड्राफ्ट में एक संशोधन का प्रस्ताव रखा, जिसमें भारत को धर्मनिरपेक्ष, संघीय,
समाजवादी राज्यों का संघ बनाने की मांग की गई। हालांकि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस प्रस्ताव को दृढ़ता से खारिज कर दिया। प्रोफेसर केटी शाह द्वारा रखे गए प्रस्ताव पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 2 आपत्तियां थी। अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा कि संविधान को ऐसे दस्तावेज के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए जो देश की भावी पीढ़ियों पर एक विशेष सामाजिक या आर्थिक विचारधारा थोपता हो। प्रोफेसर केटी शाह के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए अंबेडकर ने कहा कि राज्य की नीति क्या होनी चाहिए, समाज को उसके सामाजिक और आर्थिक पक्ष में कैसे संगठित किया जाना चाहिए, ये ऐसे मामले हैं जिनका निर्णय लोगों को समय और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं करना चाहिए। अंबेडकर के अनुसार भारत के संविधान में समाजवाद जैसी विचारधारा को जोड़ने में एक बुनियादी विरोधाभास था। उन्होंने तर्क दिया कि अगर समाजवाद को प्रस्तावना में जोड़ दिया गया तो यह भविष्य की पीढ़ियों को अपना रास्ता चुनने की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करेगा। दूसरी आपत्ति, संविधान में पहले से ही समाजवादी सिद्धांत मौजूद। प्रोफेसर केटी शाह के प्रस्ताव को खारिज करते हुए अंबेडकर ने दूसरा तर्क दिया कि संविधान के मसौदे में पहले से ही ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से समाजवादी सिद्धांतों के रूप में देखा जा सकता है। उन्होंने ड्राफ्ट के अनुच्छेद 31 की ओर इशारा किया और कहा कि इसमें धन के केंद्रीकरण को रोकने और समान काम के लिए समान वेतन जैसे उपायों की रूपरेखा दी गई है, जो एक समाजवादी प्रावधान है। अंबेडकर के अनुसार प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ना निरर्थक था, क्योंकि समाजवादी और आर्थिक न्याय के सिद्धांत पहले से ही मसौदा पाठ का हिस्सा थे। इसके अलावा उनका मानना था कि नीति निर्देशक तत्वों में शामिल समाजवादी शब्द सरकार को देश को अधिक लचीलेपन के साथ चलाने की अनुमति देगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर धर्म को राजनीति से दूर रखने के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। उनका तर्क था कि संविधान में पहले से ही स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत एक ऐसा देश होगा जो किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि धर्मनिरपेक्षता के विचारों को विभिन्न अनुच्छेदों में लागू किया गया है, जो धार्मिक स्वतंत्रता और राज्य के किसी विशेष धर्म के साथ गैर संरक्षण यानी नॉन अलाइनमेंट से संबंधित थे, जैसे अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 16। ये अनुच्छेद धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव को प्रतिबंधित करते हैं। 42वां संविधान संशोधन, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों का समावेश। आपातकाल के दौरान 1976 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री ने संविधान में 42वें संशोधन के माध्यम से भारत की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिए। प्रस्तावना में इतना बड़ा बदलाव करने के लिए बार बार आलोचना की गई। इसे तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों में तत्कालीन सरकार की शक्ति को मजबूत करने के उद्देश्य से एक राजनीतिक कदम के रूप में देखा गया। संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन के जरिए किए गए बदलावों को अगर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दृष्टिकोण से देखते हैं तो वो लोकतंत्र और स्वतंत्रता की उस भावना के विपरीत है जिसकी वो रक्षा करना चाहते थे। देखिए, पीछे की कुछ घटनाओं को आप देखेंगे तो उसी की कड़ी में ये जो जातीय जनगणना वाली बात है ना, मैं उसी को समझता हूँ कि उसकी कड़ी का ही वो एक नई कड़ी है, जिनको लगता है कि शायद ये कह करके मैं सरकार को मुश्किल में डाल सकता हूँ, शायद सरकार के लिए एक प्रश्नवाचक की चिन्ह मैं खड़ा कर सकता हूँ, लोगों के जहन में भ्रम पैदा कर सकता हूँ कि सरकार नहीं चाहती है कि लोगों की जातीय गणना हो उसमें। अगर आप इसको एक सोशियोलॉजिस्ट के तौर पे आप गौर करेंगे
तो जो लोग आज इस सवाल को उठा रहे हैं, अगर वास्तव में जातीय जनगणना हो जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर इसको एनालिसिस वो करेंगे तो उन्हीं को होने वाला है। लेकिन इससे उनका वोट बैंक सध सकता है। उद्देश्य ये है, उनका ये उद्देश्य कतई नहीं है कि जो जाति उस पिछड़े हुए हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिनको हक नहीं मिला है पिछले 70 सालों से या सैकड़ों सालों से, तो उनको अधिकार दिया जाए। उनका तो है कि मैं शायद इससे एक नया वोट बैंक बना सकता हूँ। उस वोट बैंक की राजनीति के लिए जातीय जनगणना वाली शगुफा छोड़ा गया हुआ है, क्योंकि अब जातीय जनगणना का बहुत उपयोग तो मुझे नहीं लगता है कि सिवाय एकेडमिक्स उसके लिए रह जाएगा, क्योंकि आर्थिक रूप से जो समाज जिस तरफ जा रहा है, अब तो आधार गणना का वही रहने वाला है। आप अगर गौर करेंगे स्कूल, कॉलेज और बाकी जगहों पे, तो उसी आधार पे वर्ग तैयार हो रहे हैं। वो हमारे आपके चाहने से या उसकी अच्छाई बुराई अलग हो सकती है, लेकिन वो उसी तरह से बन रहा है और वही अल्टीमेटली होने वाला है। और उसके वो मैं निगेटिव उसको नहीं कह रहा हूँ, पॉजिटिव मैं कह रहा हूँ, क्योंकि नीचे से स्तर उठना शुरू हो गया है, उसका लाभ समाज को मिलने वाला है। तो ये केवल एकेडमिक विषय रह जाएगा जातीय जनगणना, और एक आध चुनाव में ये शगुफा के तौर पे इस्तेमाल हो जाएगा। एक आध चुनाव में हो सकता है, एक आध क्षेत्रों में हो सकता है, एक आध स्टेट में इसका असर हो सकता है, लेकिन ओवरऑल लोग इसको राजनीतिक लाभ देने की स्थिति में नहीं। अंबेडकर का मानना था कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के बारे में फैसला लोगों की इच्छा को दर्शाने वाले होने चाहिए। ये किसी सत्तारूढ़ सरकार की वैचारिक प्राथमिकताएं नहीं होनी चाहिए। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को शामिल करने के बारे में अंबेडकर के विचार और अनिच्छा लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उनका मानना था कि अगर इन आदर्शों को संविधान के जरिए लागू किया गया तो ये लोगों की स्वतंत्रता के प्रतिकूल होगा। उन्होंने तर्क दिया कि संविधान एक लचीला दस्तावेज होना चाहिए जो समाज की बदलती आवश्यकताओं के हिसाब से ढलने में सक्षम हो। अंबेडकर के अनुसार एक लोकतांत्रिक देश को अपने नागरिकों को देश की परिस्थितियों के आधार पर अपनी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था चुनने की स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद कठोर आदर्श हैं जो लोगों की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। लोकतंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य की अनुकूलनशीलता के प्रति अंबेडकर की प्रतिबद्धता ने उन्हें इन शब्दों को शामिल करने का विरोध करने के लिए प्रेरित किया। I propose to make this appeal. Let us leave aside slogans. Let us leave aside words which frighten people. Let us even make concession to the prejudices of our opponents. Bring them in so that they may willingly join with us on marching upon that road, which, as I said, if we walk long enough, must necessarily lead us to unity. संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।